फीफा वर्ल्ड कप को शुरू हुए अब 10 दिन हो चुके हैं और इस दौरान जापान जर्मनी को हरा चुका है, सऊदी अरब अर्जेंटीना को हरा चुका है, ब्राजील, फ्रांस और पोर्टुगल टॉप 16 में पहुंच चुके हैं, तो जर्मनी को फिर से लीग स्टेज में ही बाहर होने का डर सता रहा है। इतना सब कुछ सिर्फ एक टूर्नामेंट में हो रहा है और फिर हम कह रहे थे कि ना जाने ये वाला वर्ल्ड कप कैसा होगा। खैर, वह कहने की अपनी अपनी वजहें भी। किसी भी ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट के शुरू होने से पहले थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म तो होती ही है, लेकिन इस बार ये कुछ ज्यादा था। पर क्यों? आखिर कतर ने ऐसा क्या किया है कि कभी जर्मनी की टीम ह्यूमन राइट्स छपे किट में उतरती है तो कभी मुंह पर हाथ रखकर विरोध करती है। इतना सब कुछ किस लिए आखिर? नमस्ते, मैं हूं अंकित और आपका स्वागत है रिपब्लिक ऑफ नॉलेज में। आर्गुमेंटेटिव अंकित के इस अंक में कुछ आर्ग्यूमेंट्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है ये करप्शन, कंट्रोवर्सी, क्रिटिसिज्म और इस कप का ये मामला। ये सब शुरू होता है 2010 में, जब स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में, जो फीफा का हेडक्वार्टर भी है, 2018 और 2022 के लिए होस्ट नेशंस की बिडिंग शुरू हुई। यूएसए काफी अफर्म था कि 2022 की होस्टिंग उसे जरूर मिलेगी, लेकिन पहले 2018 के होस्टिंग राइट्स मिले रशिया को और 2022 का, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, कतर को। कतर के लिए 22 लोगों की एग्जीक्यूटिव कमेटी में से 14 मेंबर्स ने कतर के पक्ष में वोट किया। यहाँ से शुरू होता है इन्वेस्टिगेशंस का खेल। आखिर 30 लाख के करीब जनसंख्या वाले देश, जिसके यहाँ फुटबॉल का कोई ऐसा इतिहास भी नहीं और सिर्फ एक फुटबॉल स्टेडियम हो, उन्हें कैसे वोट्स देकर होस्टिंग राइट्स दिए जा सकते हैं? सवाल बड़ा था। हालांकि बार बार हुए इन्वेस्टिगेशन से कभी स्पष्ट रूप से कुछ निकल कर आया नहीं, लेकिन उस 22 लोगों की कमेटी में कई को बाद में सस्पेंड किया गया, कुछ को इन्वेस्टिगेट करके हमेशा के लिए लाइफ बैन हुआ, कुछ को लीगली प्रोसिक्यूट भी किया गया, इंक्लूडिंग उस वक्त के फीफा प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर और यूएफा चीफ और फ्रेंच फुटबॉल के जाने माने नाम मिशेल प्लेटिनी। हालांकि बाद में स्विस कोर्ट ने इन्हें करप्शन चार्जेस से क्लियर भी कर दिया। कतर के ऑफिशियल्स ने किसी भी तरह के ब्राइबरी से बार बार इनकार किया, लेकिन फीफा ऑफिशियल्स को इन्वेस्टिगेट कर उन पर कार्रवाई हुई। लेकिन तब तक कतर अपने ग्लोबल पॉलिटिक्स के सबसे बड़े इवेंट के लिए तैयारी शुरू कर चुका था। तैयारी भी ऐसी, फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में कुछ बहुत अमेजिंग सा होने जा रहा है। सिर्फ एक फुटबॉल स्टेडियम कहे जाने वाले इस देश में 7 और नए स्टेडियम बनाए और उस पर करीब $150 बिलियन खर्च किए, जिसमें से एक अमेजिंग स्टेडियम 974, जो कि 974 टेम्पररी शिपिंग कंटेनर से बना है, जिसे वर्ल्ड कप के बाद डिसमेंटल कर दिया जाएगा। बात यह भी बहुत हुई कि सिर्फ एक इवेंट के लिए इतना ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट करना कितना सेंस बनाता है। बात सही भी है कि एक इवेंट के लिए आप कितना नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, ऐसे सस्टेनेबिलिटी इंश्योर की जाएगी क्या? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का क्या होगा? लेकिन कतर ने लगभग 2 नए मॉडर्न वर्ल्ड शहर बना दिए, दोहा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही, जिसमें सारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेनिटीज हैं, इंक्लूडिंग सब अर्बन मेट्रो तक। हमें याद है कि कई देश जो इससे पहले ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स होस्ट कर चुके हैं, उनके ऐसी तैयारियां बाद में घोस्ट सिटी बन के रह गईं, इंक्लूडिंग ब्राजील, जहां पे फुटबॉल वर्ल्ड कप और ओलंपिक के लिए बहुत तैयारियां हुई, लेकिन बाद में सिर्फ एक व्हाइट एलिफेंट की तरह वो इंफ्रास्ट्रक्चर जस के तस खड़े रहे। मल्टीपल डजन होटल्स, एक पूरा टेंट सिटी क्रिएट करना ईरान ने एक आइलैंड फुटबॉल स्पेक्टेटर्स के लिए रख दिया है। वहीं कई और तरह के लॉजिंग फैसिलिटीज इवॉल्व किए गए हैं। इस बार का ये वर्ल्ड कप करीब $300 बिलियन की लागत से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो पिछले कई इवेंट से मल्टीपल टाइम्स ज्यादा है और शायद पिछले 10 इवेंट्स को जोड़ दिए जाएं उतने में। इतना सब कुछ सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट के लिए। पर क्यों? फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है, बल्कि ये दुनिया में शायद ओलंपिक्स के बाद, या कहें ओलंपिक्स के ही टक्कर का एक स्पोर्ट्स एक्स्ट्रावेगेंजा है, जो किसी भी देश के लिए अपना सॉफ्ट पावर दिखाने के लिए सबसे नायाब तरीका है। 2018 के फीफा वर्ल्ड कप फाइनल को दुनिया भर में लगभग 1.5 बिलियन लोगों ने एक साथ लाइव देखा था। मतलब दुनिया का करीब 22% पॉपुलेशन एक साथ एक इवेंट देख रहा हो। फीफा के साथ 211 कंट्रीज जुड़े हुए हैं। वहीं यूएन के मेंबर स्टेट सिर्फ 193 है। ओलंपिक्स में भी नेशनल ओलंपिक कमेटीज की संख्या 206 है। मतलब फीफा अनडाउटेडली स्पोर्ट्स की दुनिया की सबसे बड़ी बॉडीज में से एक है और कतर जैसे छोटे लेकिन अमीर देश के लिए वर्ल्ड कप होस्ट करना अपने आप में बहुत सारे रास्ते खोल देता है ग्लोबल स्टेज पर सॉफ्ट पावर के इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए। अब बात कंट्रोवर्सीज की। क्यों बॉयकॉट कतर 2022 का ट्रेंड लंबा चला?
फुटबॉल वर्ल्ड के बहुत सारे मेजर फिगर्स आखिर क्यों कतर नहीं आए और बाहर से ही वर्ल्ड कप और उसके लिए कतर के होस्ट करने की निंदा करते रहे। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन। बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने यह दावा किया कि इस तरह की ह्यूमंगस लेवल पर हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 6000 से भी ज्यादा लेबर्स की तैयारी के दौरान मौत हुई और उनके लिए किसी तरह का कंपनसेशन नहीं दिया गया। साथ ही कतर में अधिकांश वर्कर इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे साउथ एशियन कंट्रीज से आते हैं और वहाँ लेबर एक सिस्टम से मैनेज होता है जिसे कफाला कहते हैं। कफाला एक तरह का सिस्टम है जिसमें फॉरेन वर्कर्स और लोकल एम्प्लॉयर्स एक तरह के एग्रीमेंट में आते हैं, जिसमें वर्कर्स का वर्क कंडीशन, पेमेंट और एग्जिट सब कुछ लोकल एम्प्लॉयर्स या लोकल स्पॉन्सर के हाथ में होता है। हालांकि इवेंचुअली कतर ने नई मिनिमम वेज, वर्किंग कंडीशंस अमेंडमेंट किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी और वर्कर्स बहुत ही खराब कंडीशंस में काम करते रहे। और ऊपर से कतर की वो स्टॉन्चिंग हीट जहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर चली जाती, उन कंडीशंस में लेबर काम करते हैं। उनके लिए हाउसिंग कंडीशंस भी बहुत ऑप्टिमम नहीं माने गए और यूएन के एडिक्वेट हाउसिंग के उन सभी पैमानों पर वो हाउसिंग खरे नहीं उतरते हैं। इसके अलावा दोहा से वर्कर्स का इविक्शंस भी हुआ है और उन्हें शहर से दूर शिफ्ट कर दिया गया। एक जो बड़ा मुद्दा बनकर निकला है वो है महिलाओं के अधिकारों को लेकर और LGBTQI के ट्रीटमेंट को लेकर भी, क्योंकि कतर में LGBTQI क्रिमिनलाइज्ड है और इस तरह से कतर में होने वाले करीब 1 महीने के इस इवेंट में बहुत से मुद्दों पर कंट्रोवर्सी क्रिएट होने का डर है, जिसमें से कुछ शुरुआत में दिखे भी, लेकिन उन्हें कंट्रोवर्सी कम और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ज्यादा लगे जब ईरान के महिलाओं के हक के लिए ईरान की सरकार के खिलाफ बगावत दिखाते हुए ईरान के मेंस वर्ल्ड कप टीम ने नेशनल एंथम नहीं पढ़ा। अब बात इस सब के बीच में कतर के गवर्नमेंट का क्या कहना है। कतर के मीडिया ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि यूरोपियन कंट्रीज के लिए यह पचा पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर उनकी कॉलोनी रह चुकी और सेल्फ सफिशिएंट देश को आखिर कैसे इतना बड़ा मौका मिला और कितने अच्छे से वो ऑर्गेनाइज करने की तैयारी कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के प्रणेता रह चुके यूरोपियन कंट्रीज का ह्यूमन राइट्स को लेकर यह सिलेक्टिव अप्रोच कुछ नया तो नहीं है। इससे पहले भी अर्जेंटीना के 1978 वर्ल्ड कप के समय ऐसे ही कंट्रोवर्सीज हुए थे। लोकल मीडिया का ये भी कहना है कि क्या यूएसए में किसी भी तरह का ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होता है। वहां पर रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेकर आए दिन मुद्दे उठाते रहते हैं। उनका क्या यूरोपियन कंट्रीज यूएसए का भी ऐसा ही विरोध करेंगे? और अगर करप्शन हुआ है तो इसके लिए सिर्फ कतर जिम्मेदार है या फिर फीफा भी उतना ही जिम्मेदार है? हालांकि कतर ने अपनी ओर से किसी भी करप्शन से इनकार किया है। कतर के लिए कभी भी आसान नहीं होने वाला था। गवर्नेंस सिस्टम से लेकर कल्चर और क्लाइमेट सब कुछ फुटबॉल खेलने वाले मेजर कंट्रीज से अलग है, तो प्रिपरेशंस और ऑर्गेनाइजिंग एफर्ट्स दोनों ज्यादा लगेंगे ही। खैर, अब वक्त है टूर्नामेंट का, जिसमें बहुत मजा आ रहा है, कम से कम मुझे तो। एंड मे द बेस्ट टीम लिफ्ट द कप। भले ही दिल कह रहा है कि मेसी आखिरी बार कप जरूर उठाए। तो आज के इस आर्ग्यूमेंट्स के दौर को यहीं खत्म करते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसे ही आर्ग्यूमेंट्स को आगे भी सुनते रहने के लिए।